So, hello student. In the last session of biology class, we have discussed the introduction about the heredity, genes and chromosome, where they are found, and how genes are available, and who discovered these gene structure as a factor, and what is character and what is factor, and the discovery and the experiments done by the Mendel related with the genetics. In the earlier class, we have discussed the cross techniques, emasculation, tagging and bagging, and how they cultivate, how they perform the cross breeding experiment with the help of their discovered techniques, and the artificial method of reproduction that discovered by the Mendel, that is called cross, that we have discussed earlier. And on the basis of that lecture, we have concluded that when Mendel crossed the characters, they have select the 7 pair characters, and these characters are available in specific form, and that forms are called alleles. Clear? Their genes are allelic genes. अब allelic genes क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि जनरली जो क्रोमोसोम्स होते हैं उस क्रोमोसोम पर जीन्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं. तो जीन्स जिस जगह पर प्रेजेंट होते हैं, जो उनकी पोजीशन होती है, दैट पोजीशन इज कॉल्ड लोकस. वो पोजीशन को क्या बोला जाता है? दैट पोजीशन इज कॉल्ड लोकस. ओके. Sometime some genes, those who are present on 2 different chromosome but their locus are same, उनका वो 2 अलग अलग क्रोमोसोम पर होते हैं, होमोलोगस पेयर पर होते हैं, and but their locus, their position on that 2 different chromosome is same. So that type of genes are called allelic genes. क्या बोला जाता है उनको? allelic genes. Clear? And commonly they are called alleles. Commonly उनको alleles बोला जाता है. ठीक है? And sometimes genes are available on 2 different chromosome in same homologous pair, but their locus are different. एक जो है इस लोकस पर है, एक जो है इस लोकस पर है. So their locus are different. At that time genes are called non-allelic genes. क्या बोला जाता है इनको? Non-allelic genes. और जो डिस्कवरीज है या जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है जेनेटिक्स का, वो ये बोलता है कि मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत लकी साइंटिस्ट थे, क्योंकि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स करवाए, जो रिजल्ट लिए, उनके बाद बहुत से जो साइंटिस्ट थे, जो उनके को वर्कर्स थे, उनके जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने वो रिजल्ट्स वापस गेन करने की कोशिश करी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए, बिकॉज मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट एज एक्सपेरिमेंटल प्लांट. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यही आता है कि व्हाई मेंडल इज सो लकी and why Mendel select pea plant for their experiment. Because of selection of pea plant, Mendel was lucky. So what are the basic advantageous characteristic of pea? तो pea जो है, that is the Pisum sativum and belongs to the family Fabaceae, and these plant is available in unisexual and bisexual form both. अब unisexual and bisexual, जैसे हमने बोला कि फ्लावर है, और फ्लावर में आपको मेल मतलब एंथर और स्टेमेन और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जिसको हम बोलते हैं कार्पल. क्लियर? अगर आपको स्टेमेन और कार्पल दोनों एक ही फ्लावर में अवेलेबल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो फ्लावर जो है वो कैपेबल है मेल और फीमेल गैमेट दोनों बनाने के लिए. पॉलन ग्रेन भी बनाएगा और एम्ब्रियोसाइट भी बनाएगा. तो वो फ्लावर जिस प्लांट पर लगा है, तो हम वो प्लांट को क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल प्लांट, क्योंकि उसमें लगने वाले फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है. और ऐसा फ्लावर जिसमें एक फ्लावर में जो है वो सिर्फ मेल पार्ट लग रहा है स्टेमेन, फिर दूसरे प्लांट पर दूसरा फ्लावर है, उसमें लग रहा है फीमेल पार्ट, दैट इज कार्पल. फ्लावर दोनों में लग रहे हैं, लेकिन मेल और फीमेल पार्ट्स अलग अलग है, तब उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल. क्लियर है? तो पी प्लांट इज अवेलेबल इन बोथ फॉर्म, बाइसेक्सुअल एज वेल एज यूनिसेक्सुअल. ये उसका बहुत यूनिक कैरेक्टर था, जो मेंडल के लिए बहुत एडवांटेजियस रहा. सेकेंड, ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों था, तो इसलिए इसमें बहुत आसानी से आप सेल पॉलिनेशन भी करवा सकते थे और क्रॉस पॉलिनेशन भी. क्रॉस पॉलिनेशन एक मेल एक फीमेल दोनों को यूज करके कर सकते थे. क्रॉस पॉलिनेशन आप जो है वो एक ही फ्लावर में बैगिंग वगैरह करके कवर करके भी आप क्रॉस पॉलिनेशन इजीली करवा सकते थे. सो सेल पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन बोथ इजीली पॉसिबल इन द फ्लावर ऑफ पी. दैट इज अगेन द एडवांटेजियस पॉइंट. As well as the contrasting characters are available. Maximum contrasting characters are available. And the most important point, these characters are present on 2 different genes.
टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, एंड दैट इज अवेलेबल इन एलिलिक फॉर्म। अगर वो नॉन एलिलिक फॉर्म में होते तो उस कंडीशन में उनमें लिंकेज हो जाता, एक फिनोमेना है जेनेटिक्स का, लिंकेज हो जाता, और लिंकेज होने की वजह से फिर जो रिजल्ट मेंडल को मिले वो रिजल्ट मिलना पॉसिबल नहीं होते, और उनके बाद जिन लोगों ने भी ये किया उसमें शायद यही हुआ, इसलिए उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाए। दैट इनहेरिटेंस इज कॉल्ड नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जो मेंडल के रूल्स को फॉलो नहीं करती। So Mendel was lucky because Mendel select pea plant and 7 pair contrasting character they select. The characters are present on 2 different chromosomes and that characters are available in allelic form. क्लियर? मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, तो पी प्लांट को सिलेक्ट करने का एक एडवांटेज ये भी आया कि ये इजीली कल्टीवेटेड वैरायटी है। आप इसको किसी भी टाइप के एनवायरमेंटल कंडीशन में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा उसको चाहिए नहीं, कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं चाहिए, नॉर्मल न्यूट्रिएंट क्वालिटी वाली सॉइल में आप उसको इजीली कल्टीवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेजियस पॉइंट था इसका लाइफ साइकिल जो है वो शॉर्ट था। मेंडल को अपने रिजल्ट्स जो है वो बहुत जल्दी जल्दी लेना था, तो अगर बाय चांस वो ऐसा कोई प्लांट अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट करते जिसका फ्रूट, फ्लावर, सीड जैसी कंडीशन बनने के लिए 1 साल 2 साल लग जाते हैं, तो डेफिनेटली वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म नहीं कर पाते, इतनी जल्दी जल्दी रिजल्ट नहीं ले पाते। इसलिए पी प्लांट को सिलेक्ट करने की वजह से वो लकी हो गए, क्योंकि पी प्लांट जो है वो एक एनुअल प्लांट है और विद इन 6 मंथ इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो 6 महीने के पीरियड के बाद, 4 महीने के बाद ही फ्लावर वगैरह आना चालू हो जाते हैं, तो उनको फ्लावर अवेलेबल होगा स्टडी के लिए, फिर उसके बाद फ्रूट सीड आल्सो अवेलेबल इजीली। सो बिकॉज ऑफ एनुअल प्लांट अगेन इट इज एडवांटेजियस। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन easily occurs, then easily cultivated, contrasting characters are available, number of contrasting characters are available, allelic genes are available, gene form is in allelic form, and as well as the reproductive organs or reproductive structures are in exposed form. जब मैंने आपको इससे पहले बैगिंग और टैगिंग बताया तो मैंने बोला ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा को उन्होंने पॉली बैग से ऐसे कवर कर दिया ताकि दूसरा कोई पॉलिन ग्रेन उस पर आकर नहीं बैठे। अब आप खुद सोचो, अगर ये स्टिग्मा फ्लावर के अंदर दबा हुआ रहता, एक्सपोज नहीं रहता, फिर उसको कैसे पॉलीबैग से कवर कर पाते। इसके अलावा जो हमारे एंथर्स थे, मैंने आपको बोला उन्होंने इमस्कुलेशन किया, इमस्कुलेशन में पॉलिन ग्रेन बनने से पहले ही उन्होंने एंथर को निकाल दिया। दैट इमेच्योर रिमूवल बाय फॉर्सेप एंड निडल इज कॉल्ड द इमस्कुलेशन। तो इमस्कुलेशन करके उन्होंने इमेच्योर एंथर निकाल लिए। ये सब कब पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ बिकॉज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द पी प्लांट्स आर अवेलेबल इन एक्सपोज्ड फॉर्म। वो एक्सपोज्ड फॉर्म में अवेलेबल थे, दैट्स व्हाई ऑल दीस प्रोसेस आर इजीली डन बाय द Mendel and they easily perform their cross breeding experiments. So why Mendel select pea plant and why Mendel considered as a lucky scientist, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। अब मेंडल ने जब अपनी क्रॉस टेक्निक्स जो है वो डिस्कवर कर ली, मस्कुलेशन, टैगिंग, बैगिंग करके जब उन्होंने प्रैक्टिकल्स, एक्सपेरिमेंट्स करने चालू किए, रिजल्ट लेना चालू किया, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब भी उन्होंने अपने एग्रीकल्चर फील्ड पर क्रॉसिंग की तो हमेशा F1 जनरेशन में सिर्फ उनको एक कैरेक्टर अवेलेबल हुआ, लेकिन F2 जनरेशन में उनको 75-25 के रेशियो में दोनों कैरेक्टर अवेलेबल हुए। उसके बेस पर मेंडल ने जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में मिल रहा था उसको नाम दे दिया डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो नहीं मिल रहा था उसको नाम दे दिया रिसेसिव। आप अगर सिंपल से डेफिनेशन देंगे कि मेंडल ने जो 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सिलेक्ट किए, जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बार बार हर एक कैरेक्टर के साथ किए तो फाइनली उनको एक लिस्ट मिल गई। लिस्ट में आपके पास आ गए कैरेक्टर, कैरेक्टर के बाद आपके पास आ गए उसका डोमिनेंट और रिसेसिव। जैसे उन्होंने टॉल और ड्वार्फ दो के बीच में क्रॉसिंग करवाई पहली, तो टॉल जो है वो कंक्लूड हुआ एज अ डोमिनेंट कैरेक्टर और ड्वार्फ जो है वो कंक्लूड हुआ एज अ रिसेसिव कैरेक्टर। क्लियर? टॉल को बोला गया डोमिनेंट, क्यों बोला गया? क्योंकि हमने लास्ट टाइम के क्रॉस में पढ़ा, जब मेंडल ने क्रॉस करवाया तो पहली जनरेशन में उनको टॉल ही मिला। दूसरा कैरेक्टर उन्होंने लिया राउंड और रिंकल। क्लियर? तो उन्होंने देखा पहले F1 जनरेशन में राउंड मिला, क्लियर, ड्वार्फ ये रिंकल मिला ही नहीं, तो रिंकल को उन्होंने कंसीडर कर दिया एज अ रिसेसिव कैरेक्टर। तो यहां से मेंडल ने पूरे 7 कैरेक्टर के साथ क्रॉस करवाया और हर क्रॉस में पहली जनरेशन में F1 जनरेशन फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में उनको हमेशा एक ही कैरेक्टर अवेलेबल हुआ हर बार के क्रॉस में। तो फाइनली मेंडल ने कंक्लूड किया कि जब भी आप 2 कंट्रास्टिंग पेयर कैरेक्टर्स को क्रॉस करवाएंगे तो पहली जनरेशन में आपको सिर्फ एक ही कैरेक्टर अवेलेबल होगा एंड दैट कैरेक्टर इज द डोमिनेंट कैरेक्टर।
Clear? The character which represent itself in the F1 generation always and suppress the protein formation of other. अब यहाँ पर डोमिनेंट पहले क्यों आ गया? तो डोमिनेंट इसलिए पहले आ गया, कोई भी अपना एक्सप्रेशन देता है तो उसका डीएनए पहले प्रोटीन बनाता है, फिर वो प्रोटीन के अकॉर्डिंग उसमें एक्सप्रेशन आते हैं. हमें भी ऐसे ही होता है. तो पॉसिबली मेंडल ने कहा कि जो मेरा आर वाला डीएनए है वो पॉसिबली अपना प्रोटीन जल्दी बना ले रहा है और ब्रिंकल वाला नहीं बना पा रहा है, इसलिए इसका कैरेक्टर पहले एक्सप्रेस हो जा रहा है और इसके कैरेक्टर एक्सप्रेस होने की वजह से ये अपना प्रोटीन का रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा है, इसलिए हमने उस कैरेक्टर को कहा रिसेसिव. सो फॉर यू टर्म इज dominant character and recessive character. Dominant characters according to the Mendelian cross breeding technique, these characters are represented by capital letter और ये contrasting है, they are represented by the small letter capital TT small tt, because characters are always according to Mendel characters are always present in pair. तो आप अगर T ऐसा लिखेंगे तो ये नहीं चलेगा क्योंकि आप सिर्फ एक ही कैरेक्टर बता रहे हैं, कैरेक्टर हमेशा पेयर में होते हैं, इसलिए आपको इसे दो इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. ओके, सो लाइक दैट द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट मेंडेलियन टर्म वेयर क्लियर, दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द मेंडेलियन क्रॉस, मेंडल डिस्कवर्ड और द मेंडल applied two cross breeding techniques. Three they were used, but commonly two we have studied in the syllabus. One cross is clear for you, that is represented by this sign. Okay, and it is the desired method of reproduction. आप जब चाहे गैमेट डाल दें, आप जिस क्वालिटी का गैमेट चाहे वो स्प्रिंकल कर दे, आप कंट्रोल्ड टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन, that is called cross. Clear? और क्रॉस में मेंडल ने यूज किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस. क्लियर? इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो मीन्स वन मीन्स सिंगल पेयर, क्योंकि कैरेक्टर हमेशा पेयर में होते हैं, सिंगल पेयर. हाइब्रिड मीन्स फ्यूजन के लिए, और क्रॉस मीन्स कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? व्हेन कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन followed by Mendel by taking one pair contrasting character of P to form hybrid variety. मेंडल ने हाइब्रिड वैरायटी बनाने के लिए वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंट्रोल्ड मैनर में क्रॉस करवाया, रिप्रोड्यूस करवाया, और उसकी वजह से उनको नई वैरायटी मिली, नया कैरेक्टर जो हाइब्रिड वैरायटी है वो अवेलेबल हुई, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड. एंड सिंपल डाई मीन्स टू पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, दो पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को उन्होंने लिया, दैट इज कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस. सो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफिकल मेथड represented by or selected by the Mendel, we will discuss first the monohybrid cross. Clear? जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कल्टीवेशन बताया, दैट इज द लॉन्ग प्रोसेस, मुझे बोलने के लिए बहुत समय लगा, ऐसे किया, खेती की, फिर फ्लावर आया, फिर उसके बाद उन्होंने इमस्कुलेशन किया, टैगिंग किया, बैगिंग किया, सेल पॉलिनेशन किया. इतना बड़ा हर बार आपको बोलने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मेंडल ने हमको दी है ग्राफिकल मेथड ऑफ क्रॉस. अब पहला क्रॉस मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस मींस वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये लिया आपने वन पेयर राउंड, इसको क्रॉस करवाया, मतलब कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन करवाया. इसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है? ब्रिंकल. ये ले लिया, इसको सिलेक्ट किया आपने एज अ मेल, ये एरो के साथ जो साइन लगा है वो मेल का साइन है, ये इसके साथ जो नीचे प्लस का साइन लगा है वो फीमेल का साइन है. इसको सिलेक्ट किया एज अ मेल, इसको सिलेक्ट किया एज अ फीमेल. कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, पहली स्टेप होती है गैमेट फॉर्मेशन एंड दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. क्लियर? इसमें भी फ्लावर आए, फ्लावर में स्टेमन लगा, फ्लावर में कार्पल्स आए. मेंडल ने स्टेमन के बस्ट होने से पहले ही इमेच्योर एंथर को निकाल लिया, उसके पॉलन ग्रेन जो है वो इसके कार्पल स्टिग्मा के ऊपर डस्ट किए, हमने गैमेट बनाया. गैमेट किससे बनते हैं? मियोसिस सेल डिवीजन से. तो रिडक्शन हो जाता है, तो एक ही कैरेक्टर यहाँ पर अवेलेबल होगा. क्लियर? अगला स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन होगा दोनों गैमेट के बीच में, फ्यूजन हुआ, अगली जनरेशन बनी कैपिटल आर स्मॉल आर. ओके, फिर मेंडल ने क्या किया? मैंने आपको जब हमने कल्टीवेशन टेक्निक पढ़ी थी तो मैंने आपसे कहा था कि मेंडल ने जब पहली जनरेशन दोनों टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस करवाया तो पहली जनरेशन में टॉल मिले. क्लियर?
तो यहाँ पर पहली जनरेशन में क्या मिलेगा, राउंड मिल गया। फिर मेंडल थोड़े से दुखी हो गए क्योंकि जो रिजल्ट वो चाह रहे थे वो रिजल्ट नहीं था, तो उन्होंने फिर इवेस्कुलेशन टैगिंग वैगिंग फॉलो नहीं करी। यहाँ पर ये F1 जनरेशन के इंडिविजुअल को सेल्फ पॉलिनेशन करने दिया। क्या करने दिया, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो हम भी सेल्फ पॉलिनेशन कर देते हैं, वैसा का वैसा गेमेट फ्यूज होंगे, वहीं के वहीं उसी फ्लावर में हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर होगा रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन। अब अगली जनरेशन बनेगी। क्लियर, अगली जनरेशन बनाने के लिए आप यूज करिए चेकर बोर्ड। इसके दो गैमेट बनेंगे क्योंकि कैरेक्टर हाफ हो जाते हैं, तो इसके दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसके भी दो गैमेट बनेंगे, ये हियर नॉट हियर, इसके भी दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इसको आप फर्टिलाइज करवाइए, मल्टीप्लाई दिस विद दिस, आर आर, फिर दिस विद दिस, कैपिटल आर स्मॉल आर। नाउ टेक दिस एंड मल्टीप्लाई विद दिस बोथ, आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। ये जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, ये रिजल्ट है F2 जनरेशन, दिस रिजल्ट इज F1 जनरेशन। क्लियर, आपने सेल पॉलिनेशन होने दिया, मतलब उसी के जैसे उसमें वहीं के वहीं गैमेट्स बनने दिए। अब आपको ये रिजल्ट मिला F2 जनरेशन का, इसको लिखिए यहाँ पर, आर आर मिला एक, कैपिटल आर स्मॉल आर मिले दो, और स्मॉल आर आपको मिला एक। अब आप देखिए यहाँ पर आर आर, कैपिटल आर जहां पर भी आएगा वो राउंड बनेगा क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पर कैपिटल आर आया तो ये कैसा बनेगा, राउंड। यहाँ पर भी कैपिटल आर आया, ये दोनों भी क्या बनेंगे, राउंड। तो अब आप देखिए राउंड कितने मिले आपको, राउंड मिले 3, और जहां कैपिटल आर नहीं है इसलिए ये बनेगा 1, वो बनेगा व्रिंकल। राउंड कितने बनेंगे, 3, और व्रिंकल कितना बनेगा, 1। हमने कैरेक्टर को बोला, आपने देखा उसको कि ये प्लांट राउंड बन रहा है, ये राउंड सीड बना रहा है, ये व्रिंकल सीड बना रहा है, मतलब आपने उसके एक्सटर्नल फीचर्स को देखकर ये रेशो निकाला। द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम दिखने में जैसे हैं, इट इज अवर मॉर्फोलॉजी, एंड द एक्सप्रेसिव कैरेक्टर जो आपको दिखाई देते हैं, दैट कैरेक्टर्स आर कॉल्ड फिनोटाइप्स। क्या बोला जाता है, फिनोटाइप्स। द नेक्स्ट मेंडेलियन टर्म फिनोटाइप्स। हमने किसी को ऑब्जर्व किया, वो लंबा है, वो हाइट में छोटा है, वो मोटा है, वो दुबला है, वो गोरा है, वो काला है, बाल लंबे है, छोटे है, आईज ब्राउन है, ब्लैक है, ये जो आप देख कर कैरेक्टर ऑब्जर्व करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, दैट कैरेक्टर्स आर कॉल्ड फिनोटाइप्स। यहाँ पर भी हमने वही किया, हमने राउंड है, व्रिंकल है, सब देखा और फिर उससे ये रेशो निकाला। सो दिस रेशो इज कॉल्ड फिनोटिपिक रेशो। क्या बोला जाता है इसको, फिनोटिपिक रेशो। क्लियर, बट जीन्स आर ऑल्सो देयर। ये जो आर 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 हम लिख रहे हैं, दे आर द जीन्स, ये जीन्स है जो मेंडल के अकॉर्डिंग फैक्टर है। तो अब हम जीन्स को देखकर इसका रेशो निकालेंगे। तो देखिए आर आर जीन्स जो है वो 1 है, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले जीन्स जो है वो 2 है, और स्मॉल आर वाला जीन्स जो है वो 1 है। सो द composition of genes, presence of genes inside the organism is related with the external expression. हमारे अंदर जैसे जीन्स होंगे वैसा ही हमारे अंदर एक्सप्रेशन आएगा, वैसे ही हम दिखेंगे, वैसा ही हमारा फिनोटाइप होगा। क्लियर, सो इंटरनल जीन स्ट्रक्चर, इंटरनल जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप्स। ऑर्गेनिज्म के इंटरनल जेनेटिक मेकअप को क्या बोला जाता है, जीनोटाइप। ओके, सो हियर वी डिसाइड द जीनोटिपिक रेशो। हम उसके जीन्स रीड कर रहे हैं, हम वो लंबा है, वो छोटा है, वो व्रिंकल है, ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं, उसके जीन्स अंदर कैसे है वो देख रहे हैं। तो जीन्स मैंने देखा यहाँ पे आर आर जीन्स है, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर, ये 2 जीन्स है और ये एक अलग जेनेटिक मेकअप है। सो जीनोटिपिक रेशो ऑफ दिस क्रॉस इज 1:2:1। ओके, so in this session we have studied the different Mendelian terms as allelic genes, non-allelic genes, Mendelian experiment with monohybrid cross, graphical representation, and then we calculate the phenotypic ratio and genotypic ratio of the generation when Mendel crossed paired character, contrasting pair of characters, dominant and recessive, and the result graphically, जब हमने पहला पढ़ा था तो वो क्रॉस कल्टिवेशन मेथड्स के फॉर्म में था। नाउ इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉस selected by the Mendel, monohybrid cross, dihybrid cross and trihybrid cross. Today we have discussed the method of monohybrid cross and how we calculate the
phenotypic and genotypic ratio of the generation, and what is phenotype and genotypes. In next session, we will discuss the dihybrid cross and the further Mendelian terms.